जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आपको पिछला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, मतलब कोई भी का मतलब है केवल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और सोशल इंश्योरेंस कंपनीज भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम लोग को बात करनी है केवल और केवल जनरल इंश्योरेंस पर। जनरल इंश्योरेंस में 3 तरीके का बीमा हम पढ़ेंगे। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ नहीं भाई, जनरल इंश्योरेंस में आता है फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो हमको यही पढ़ना है। अब देखो, मैंने कहा कि बीमा कंपनियां भी व्यवसाय करती हैं, ये भी लाभ कमाना चाहती हैं, ये भी सामाजिक हित को ध्यान में रखती हैं, ये भी आर्थिक क्रियाएं करती हैं और कानून के अंतर्गत संपन्न करती हैं अपनी क्रियाओं को। तो आखिर ये कमाती कैसे हैं, इनकी कमाई का सोर्स क्या है? तो जब हम लोग कमाई के सोर्स की ओर बढ़ेंगे तो देखो, इनके यहां क्या होता है, कुछ कमाई भी होती है, कुछ खर्चा भी होता है, सबके यहां होता है। कोई भी आर्थिक क्रिया करेंगे तो अगर कुछ आ रहा है हमारे पास तो बदले में कुछ जाएगा जरूर, कुछ जाएगा तभी कुछ आएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि हम कुछ ना करें सामने से ही सब कुछ हो जाइए, तो नहीं होता ना। तो फिर यहां पर भी नहीं होता है। तो बीमा कंपनियों के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो देखो, इसका फॉर्मेट एकदम सेट है, उसी फॉर्मेट में हम लोग चलते हैं। ओके, तो फॉर्मेट की बात करेंगे हम लोग। देखो, जो फॉर्मेट दिया गया है वहां बताया गया कि हम लोग भैया रिवाइज्ड फॉर्मेट है, इसका रिवाइज्ड फॉर्मेट है, थर्ड शेड्यूल है। ओके, फॉर्म बी है। 3 स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग जब इंश्योरेंस में होंगे। कौन से? आर ए मतलब रिवेन्यू अकाउंट, पी एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बी एस मतलब बैलेंस शीट। ओके, आर ए का मतलब है रिवेन्यू अकाउंट, पी एल का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बी एस का मतलब है बैलेंस शीट। इंश्योरेंस कंपनी में टोटल 15 शेड्यूल हैं। कितने हैं? 15 शेड्यूल हैं इंश्योरेंस कंपनी में, जिसमें से 15 में से 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आर ए में 4 शेड्यूल हैं। आर ए में कितने हैं? 4 शेड्यूल हैं। 11 शेड्यूल हैं हमारे कहां पर? बैलेंस शीट में। 11 शेड्यूल कहां हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में शेड्यूल की संख्या है 11। ओके, अगर हम किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए बात करेंगे इनकम की, तो इनकम का सोर्स क्या होता है? इनकम सोर्सेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो यहां पर प्रीमियम, इनकम कहां से आती है इंश्योरेंस कंपनी को? जो प्रीमियम अर्न करती हैं, ये प्रीमियम रिसीव्ड। ओके, यही इनकी इनकम का स्रोत होता है। अगर बात करें ये किस शेड्यूल में आता है, तो इसका शेड्यूल 1 होता है। शेड्यूल नंबर 1 में है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम अर्न्ड या इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड। कोई भी बीमा कंपनी के लिए इनकम क्या होती है? जो वो बीमा बेचती है बदले में प्रीमियम लेती है, एक निश्चित राशि के बदले। बीमा कंपनी क्या करती है? 2 पक्षकारों के मध्य होने वाला एक ऐसा अनुबंध जिसमें बीमा देने वाली संस्था एक निश्चित राशि के बदले बीमा लेने वाले व्यक्ति को होने वाली क्षति या पूर्ण समय के बाद में एक निश्चित धनराशि को भुगतान करने का अनुबंध करती है, एक निश्चित राशि के बदले। वो निश्चित राशि क्या है? प्रीमियम। तो प्रीमियम इनकी रेवेन्यू का मेन सोर्स होता है। ओके, एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं? तो एक्सपेंडिचर में जब हम आएंगे तो सबसे पहले क्या होता है? क्लेम्स इनकर्ड, इसका शेड्यूल नंबर 2 होता है। अगर प्रीमियम आपने प्राप्त करी है, क्या प्रीमियम आपने प्राप्त करी है,
तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। किस बात का? जब क्षति हो जाएगी, जब कभी नुकसान हो जाएगा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो पेमेंट आप करेंगे उसको क्या कहेंगे? क्लेम्स, दावे। लोगों ने हमको बताया, बीमा लेने वाले व्यक्ति ने बीमित संस्थान को बताया कि मैंने आपसे ये बीमा लिया हुआ था, इतने रुपए का था, इस वस्तु का था, इस संदर्भ में था और ये नष्ट हो गया, तो अब मुझे आप पेमेंट करिए। तो बीमा वो क्लेम कर रहे हैं और कंपनी क्या करेगी? उस क्लेम को पे करेगी। तो क्लेम्स जो होता है वो इनके खर्चे का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। खर्चे का सबसे बड़ा हिस्सा क्या? क्लेम्स। अच्छा, और भी खर्चे होते हैं? जी हाँ, और भी खर्चे होते हैं। और खर्चे में आगे चलेंगे तो कहेंगे कमीशन। कमीशन, शेड्यूल नंबर 3। कमीशन कौन सी चीज होती है सर? देखो भाई, कमीशन की जब बात करेंगे तो कमीशन का मतलब है कि जितनी भी मार्केटिंग में लगी हुई कंपनीज काम कर रही हैं, वो सब की सब कंपनीज दो काम पर फोकस करती हैं। पहला, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करती, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करने में क्या होता है, हमारा एक एरिया निश्चित हो जाता है कि इसी एरिया में हम रहेंगे। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट सेलिंग करें, मतलब कुछ लोग हम अपने हायर कर लें अलग अलग जगहों से, तो हमारा क्षेत्र क्या होगा? बहुत व्यापक हो जाएगा। तो ये अपने क्षेत्र को बहुत व्यापक ऐसे बना लेती हैं, बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला करके। ठीक है ना? दूसरा काम क्या करती हैं? ये सैलरी बेस्ड लोगों को नहीं रखती हैं। सैलरी बेस्ड में नुकसान क्या होता है कि अगर मान लो रेवेन्यू आया तो भी पेमेंट करना है, नहीं आया तो भी पेमेंट करना है। अच्छा, आया तब तो ठीक है, पेमेंट कर दिया, नहीं आया तब पेमेंट करना, मतलब लॉस में जाना। तो ये काम ये करती ही नहीं है। ये क्या करती हैं? कहती भाई तुम मुझे व्यवसाय मेरा लाके दो, और उसी जो लाके व्यवसाय दोगे उसी में से कुछ हिस्सा हम तुमको दे देंगे। नुकसान में जाना ही नहीं है। मान लो 100 रुपए तुम लाकर हमको दिए, 40 रुपए हमने तुमको दे दिया, तो इसमें हमारा नुकसान क्या है? 60 रुपए में मैंने अपने सारे खर्चे निकाल करके प्रॉफिट भी ले लेना है। अगर 100 लाकर दोगे तो 40 दूंगा, और तुम्हारे लिए एक खुला मौका भी छोड़ दिया। 100 लाके दोगे तो 40 दूंगा, 10,000 लाकर दोगे तो 4,000 दे दूंगा, 1 लाख लाके दोगे तो 40,000 दे दूंगा, 10 लाख ला करके दे दोगे तो 4 लाख दे दूंगा, 1 करोड़ दे दोगे तो 4 करोड़ तुमको 1 करोड़ दे दोगे तो 40 लाख तुमको दे दूंगा। मेरा नुकसान क्या है? जितनी वैल्यू तुम मेरी बड़ी करती चले जाओगे उतनी वैल्यू मैं तुम्हारी बड़ी करते चला जाऊंगा। नुकसान तो है ही नहीं। तुम्हारा भी फायदा, हमारा भी फायदा, और तुमको इनडायरेक्टली मोटिवेशन अपने आप इतना तगड़ा मिल रहा है कि मुझे कहने की जरूरत नहीं काम करो, तुम अपने आप दौड़े दौड़े जाओगे काम करने के लिए। और अगर मैंने सैलरी बेस्ड रखा है तो क्या होगा? भाई बच्चा काम करना है, बेटा काम करना है, हाँ कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, छोड़ 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 दो, मैं कर लूंगा। ये क्या है? इकोनॉमिक मोटिवेशन उधर दे दिया जाता है। ये कंपनी, मार्केटिंग कंपनीज क्या करती है? इकोनॉमिक मोटिवेशन देती है। बच्चा तुम ज्यादा काम करो, ज्यादा रेवेन्यू तुम ले जाओ। तो ज्यादा काम करने के लिए तो हमें अंतः प्रेरणा मिल रही है, इंस्पिरेशन होती है। मोटिवेशन होता ही नहीं, इधर इंस्पिरेशन होता है, प्रेरणा मिलती है। अभी प्रेरणा होती नहीं, अभी प्रेरणा बाहर से मिलती है। इनको बाहर से कुछ मिलता ही नहीं, अंदर से इच्छा होती है कि काम करो काम करो काम करो काम करो। अच्छा, इस वजह से ये लोग जब काम कर रहे हैं तो क्या लेंगे? कमीशन लेंगे ना। तो कमीशन कहां से निकलेगा? प्रीमियम से निकलेगा। इस वजह से जो रेवेन्यू आ रहा है उसी से एक बड़ा खर्च भी हमारा जाएगा। तीसरा एक और कारण समझ लो अगर एजेंट नहीं हो ये कंपनियां काम कर ही नहीं पाएंगी। क्यों सर, क्यों नहीं कर पाएंगी? मान लो कोई ब्रांच है, उस मैनेजर साहब बैठे हैं और वहीं पर केवल बीमा बेचा जाएगा। जैसे किराने की दुकान से सामान खरीदने जाते हो, ऐसे लंबी लाइन बीमा लेने वालों की लगी है। एक व्यक्ति अंदर घुसा, मैनेजर साहब से 20 मिनट बात करी। मैनेजर साहब ने उसको खूब समझाया, चाय भी ऑफर करी, पानी भी ऑफर करा। पहला कैंडिडेट था। 20 मिनट बाद बोला ठीक है, अभी नहीं, अभी पैसा नहीं है, बाद में बीमा ले लेंगे। सब ठीक है, जाओ। दूसरा कैंडिडेट आया, अभी खोपड़ी हिल चुकी है मैनेजर साहब की। वो भी 20-25 मिनट ऐसे ही किया। मैनेजर साहब ने उसको पानी पूछा, चाय नहीं पूछा था। दिमाग खराब हो रहा है धीरे धीरे। 25 मिनट बाद उसने भी मना कर दिया। अभी 75% दिमाग खराब हो चुका है। तीसरा कैंडिडेट आया 10 मिनट के बाद में, जैसे ही उसने अनमन करी बीमा ना लेने के संदर्भ में, बड़ी उम्मीद है कि मैनेजर साहब उठे और बाल पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाएं कि चल निकल यहां से, भाग, लौट के आ नहीं जाना। मतलब अगर 2 4 10 कैंडिडेट ऐसे हैंडल कर ले रोज मैनेजर साहब, पक्का है किसी दिमाग वाले डॉक्टर के पास में, पागलों के डॉक्टर के पास में जाकर के उनको बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो मना करते आएंगे जाएंगे, मना करते रहेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यही एजेंट, जब सैकड़ों हजारों एजेंट फैले पड़े हैं, उनसे 10 लोग मना कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं यार, 10 क्योंकि 10 लोग का प्रपोजल मुझे मिल भी जा रहा है, एक्सेप्ट भी हो जा रहा है। ये भी एक बड़ा रीजन है काम करने का मार्केटिंग कंपनीज के इन अपने जो वर्किंग हैंड्स हैं उनके माध्यम से।
बात क्लियर है? तो कुल मिलाकर बीमा कंपनी को इनको पेमेंट करना पड़ता है और वो क्या है? कमीशन है। देखो अभी मैं केवल वो पार्ट आपको बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन इनका दूंगा आगे आपको। एक और खर्चा होता है जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 4। जितनी भी बीमा कंपनी, इनको ऑपरेटिंग भी खर्च करने पड़ते हैं यार। कोई भी कार्य है उसको संचालित करोगे, खर्चा नहीं होगा, ये कैसी बात है? खर्चा तो होगा ना, हमेशा खर्चा होगा। कोई भी कार्य करने निकलते हो घर से, अगर आप कहीं निकले हो तो बाइक में पेट्रोल तो लगेगा ना, ऑपरेट कर रहे हो पेट्रोल लगेगा, खर्चा हो जाएगा, मोबिल ऑयल लगेगा, सर्विसिंग करानी पड़ेगी, खर्चे होते हैं हमेशा। तो ऐसे ही बीमा कंपनियों के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन इनका अलग अलग सबका एक एक शेड्यूल का दूंगा। ओके, देखो मेरा मानना है ना, मानना क्या, मैं अप्लाई करता हूं, मैं बहुत विद्वान व्यक्ति, बहुत योग्य व्यक्ति नहीं हूं, बहुत ज्यादा डिग्री होल्डर व्यक्ति नहीं हूं मैंने गुरुजनों के साथ में बैठ करके, उनके सानिध्य में बैठ करके जो सीखा है उसको फिर कुछ अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करी है। मतलब कभी भी मैं ये बहुत ज्यादा नहीं, बहुत मेहनत करके नहीं पढ़ने की कोशिश करता, और ना तो करी कभी कि घंटों घंटों किताब लेके बैठे हैं, 4-4, 6-6, 10-10 घंटे बैठे हैं, ऐसे कभी नहीं पढ़ा। शुरुआत में पढ़ा, फिर उसकी एक कहानी मेंटेन करी, कुछ उसमें पॉइंट्स रखे कि यही पॉइंट महत्वपूर्ण है, और उन पॉइंट्स पर ही मैं कंसंट्रेट किया। और ये बात सही है कि मैं भूलता बहुत कम हूं, चीजें मुझे याद रह जाती हैं। आज तक कुछ भी पढ़ाते हुए आपने नहीं देखा होगा कि मैं नोट्स लेके खड़ा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं। मुझे चीजें याद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैं पूरी एक कहानी बनाता हूं और उस कहानी में मैं कुछ पॉइंट्स रखता हूं, और उन्हीं पॉइंट्स पर मैं फिर बता रहा हूं, मैं कंसंट्रेट करता हूं। तो जैसे मैं बता रहा हूं ना, अगर ऐसे इस चीज को आप फॉलो कर लें तो मुझे लगता है कि आप भी नहीं भूलेंगे और आपको भी बहुत इजीली चीजें याद आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो बस वही चीजें मैं करता हूं हमेशा। तो देखो ये 4 पॉइंट होते हैं। रेवेन्यू अकाउंट हमारा इसी से मेंटेन हो जाता है। 90% क्वेश्चन के अंदर जब कभी इंश्योरेंस कंपनी पूछी जाती है तो रेवेन्यू अकाउंट ही पूछा जाता है। 90% रेवेन्यू अकाउंट ही आपको बनाना आ जाए, समझ लो इंश्योरेंस कंपनी हो गई। पीएल और बैलेंस शीट बहुत कम पूछा गया है, मैं बताऊंगा, लेकिन पूछा बहुत कम गया है, ठीक है ना। तो ये 4 शेड्यूल होते हैं हमारे रेवेन्यू अकाउंट से। देखो यहां मैंने बताया रेवेन्यू में 4 शेड्यूल होते हैं। पहला होता है प्रीमियम रिसीव्ड, फर्स्ट शेड्यूल है क्लेम्स इनकर्ड, 2 नंबर शेड्यूल है कमीशन, 3 है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 4 नंबर का शेड्यूल है। ओके, यहां एक बात याद रखनी चाहिए आपको कि जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम 2 तरीके से प्राप्त करी जाती है। पहले 3 थे, अब 2 रह गए हैं। तो अब मैं आपको प्रीमियम के संदर्भ में बताता हूं कुछ बात, और उसी को गांठ बांध लेना। गलती वही होगी, गलती कहां होगी? वही होगी जहां मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो प्रीमियम की उस बात पर आप कंसंट्रेट करिएगा। टाइप ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस में जब हम बात करेंगे तो यहां 3 तरीके की बात होती है मुख्य रूप से, लेकिन अब तो हमारे सिलेबस में 2 ही बातें हैं, मैं आपको बता देता हूं तीसरी बात भी। एक है डायरेक्ट इंश्योरेंस, दूसरा है री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, और तीसरा है को इंश्योरेंस। ये अब हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं वैसे, ठीक है ना। डायरेक्ट इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस और को इंश्योरेंस। डायरेक्ट इंश्योरेंस क्या होता है? जैसे मान लो मैं बात करता हूं एलआईसी की, ठीक है। एलआईसी मान लो, डायरेक्ट इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि एलआईसी के एजेंट जाते हैं, लोगों को बीमा बेचते हैं, बीमा लोग खरीद लेते हैं, प्रीमियम लेकर आते हैं और एलआईसी के यहां जमा कर देते हैं। ये इंश्योरेंस कैसा हो रहा है? ये डायरेक्ट इंश्योरेंस हो रहा है, ये डायरेक्ट इंश्योरेंस है। ओके, डायरेक्ट इंश्योरेंस में बस इतना ही सिंपल, आपको समझ में भी आ रहा होगा। कोई भी बीमा कंपनी प्रत्यक्ष रूप से अपने एजेंटों के माध्यम से और अपने व्यक्ति इंटरनल हैंड्स के माध्यम से जितने भी बीमा बेच दे, वो सब बीमा उसका क्या कहलाएगा? डायरेक्ट इंश्योरेंस कहलाएगा। प्रत्यक्ष रूप से बीमा व्यवसाय वो कर रही है। प्रत्यक्ष रूप से जैसे इंश्योरेंस एलआईसी का एजेंट जाता है और एलआईसी की ही बात करता है, तो आप जब बीमा ले रहे हैं तो उस एजेंट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, आपके दिमाग में इमेज किसकी चल रही है? एलआईसी की चल रही है। आप जान रहे हैं कि आपने बीमा किससे लिया है? एलआईसी से बीमा लिया हुआ है। ये डायरेक्ट इंश्योरेंस है। री इंश्योरेंस का मतलब क्या है? री इंश्योरेंस का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई कंपनी है, जैसे मान लो आईसीआईसीआई, इसने ये भी बीमा देती है, इसने बीमा दिया, कोई व्यक्ति इसके पास पहुंचा, है ना,
और बीमा, इससे कहा कि हम बीमा कराना चाहते हैं। इसने कहा कि बताओ कितने का बीमा कराना चाहते हो। उसने कहा मुझे 100 करोड़ का बीमा चाहिए। कितना? 100 करोड़ का बीमा चाहिए। इसने कहा अरे वाह, 100 करोड़ का बीमा एक साथ, एक झटके में, वो भी व्यक्ति खुद चल के आया हमारे पास, कह रहा है बीमा कराना चाहते हैं। बहुत खुशी हुई इनको बीमा करके। बीमा खटाक से उसका ले लिया इन्होंने, 100 करोड़ का बीमा ले लिया। बीमा लेने के बाद में वो व्यक्ति अपने घर चला गया। उसके बाद इसने सोचा अरे दादा रे, 100 करोड़ का बीमा ले लिया, अब मान लो इसके यहां लॉस हो गया तो मुझे कंपनसेट कितना करना पड़ेगा, मुझे कंपनसेशन कितने का देना पड़ेगा। अरे वो भी 100 करोड़ का देना पड़ेगा। एक ही झटके में आए थे 100 करोड़, एक ही झटके में 100 करोड़ पूरे आए नहीं थे, उनका प्रीमियम ही आया था। इंश्योर्ड वैल्यू और प्रीमियम अलग अलग बात होती है, प्रीमियम इंश्योर्ड वैल्यू के बराबर नहीं होती है। इसने सोचा हाय दादा, आए थे 100 करोड़ का, मान लो मुझे मिला था 10 लाख रुपया, और जब कंपनसेट करना पड़ेगा तो मुझे देना पड़ेगा 100 करोड़। अरे दादा, अब तो बड़ी समस्या हो गई, अब क्या किया जाए। बीमा भी ले चुके हैं, ये भी उसको बुला के नहीं कह सकते भैया ऐसा करो यार, तुम ले जाओ अपने कागज, हम बीमा नहीं तुमको देना चाहते। अगर ऐसा करेंगे तो ये फिर व्यवसाय कहेगा। अरे व्यवसाय तो इसी बात का कर रहे हैं कि बीमा करें। तब क्या करें, ये इनके पास क्या विकल्प है? लेकिन दूसरे विकल्प है ना। मान लो किसी व्यक्ति का इन्होंने बीमा ले लिया था। अब आईसीआई क्या करेगी? संपर्क करेगी किससे? एलआईसी से संपर्क करेगी। ऐसा है, किसी व्यक्ति का 100 करोड़ का बीमा मैंने ले लिया, मुझे रिस्क बहुत ज्यादा इसमें लग रहा है। मुझे क्या कर रहा है? मुझे रिस्क बहुत ज्यादा इसमें लग रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें से 50 करोड़ का बीमा आप ले लो हमसे। 50 CR का बीमा कौन ले ले? आप एलआईसी ले लो हमसे, आईसीआईसीआई बैंक करी हमसे ले लो तुम 50 करोड़ का बीमा। ओके, एलआईसी ने कहा ठीक है हम ले लेंगे, 50 करोड़ का बीमा हमसे ले लो। तो ये देखो इंश्योरेंस कहां था, ये री नहीं था। यहां जब आईसीआईसीआई बैंक ने इसको 100 करोड़ का बीमा बेचा था तो ये क्या था? ये था इंश्योरेंस। क्या था? इंश्योरेंस था। जब आईसीआईसीआई बैंक ने इसी 100 करोड़ में से 50 करोड़ का इंश्योरेंस बेच दिया एलआईसी को, तब यही 50 करोड़ का इंश्योरेंस जो बेचा वो क्या बन गया? वो री इंश्योरेंस बन गया। बच्चा समझ गए री इंश्योरेंस क्या होता है? इस व्यक्ति को नहीं पता कि मेरा 50 करोड़ का इंश्योरेंस किसने किया है। इसको पता है आईसीआईसीआई बैंक ने किया मेरा 100 करोड़ का बीमा। इसको नहीं पता कि एलआईसी ने भी मेरा 50 करोड़ का बीमा किया है। ये आईसीआईसीआई बैंक को पता है कि मैंने 50 करोड़ का बीमा एलआईसी को बेच दिया है। इसी व्यक्ति का ये क्या हो गया? एक बार हो चुका था इंश्योरेंस, उसी इंश्योरेंस का मैंने कराया, फिर से इंश्योरेंस हो गया री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस समझ में आया? क्लियर हो गया री इंश्योरेंस क्या होता है? अच्छा सर, को इंश्योरेंस क्या होता है? सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन समझ लो, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं है। को इंश्योरेंस का मतलब होता है, सिचुएशन सेम थी, व्यक्ति 100 करोड़ का बीमा लेने आईसीआईसीआई बैंक के पास ही पहुंचा था। उसने कहा भैया देखो हाथ जोड़ रहे हैं, इतना बड़ा बीमा हम ले नहीं सकते, लेकिन ऐसा है तुम बैठो अभी हम बीमा कराएंगे तुम्हारा। बिठाया, उसको चाय पानी कराया। उधर से क्या किया, एलआईसी के मैनेजर साहब को फोन किया कि साहब आ जाओ, 100 करोड़ का बीमा आया है, हम लोग मिल बांट करके कर लेते हैं। दोनों लोग आए, इसका भी मैनेजर बैठा, इनका भी मैनेजर बैठा, दोनों लोग बैठे, सामने वो कैंडिडेट बैठा है। दोनों लोगों ने अलग अलग बीमे का उसका फॉर्म भर लिया। किसी ने 50 करोड़ का, किसी ने, एक ने 50 का, एक ने 50 का, या एक ने 60 का, एक ने 40 का। दोनों ने फॉर्म भरा, दोनों ने मिलकर उसको 100 करोड़ का बीमा दे दिया। ये जब एक ही व्यक्ति का बीमा एक ही समय में 2 या 2 से अधिक बीमित संस्थान कर दें, बीमा संस्थान कर दें, उस इंश्योरेंस को क्या कहा जाएगा? को इंश्योरेंस। जैसे को एजुकेशन होती है ऐसे को इंश्योरेंस होता है। बात समझ में आ गई? ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, हटा दिया गया, इसको रखा ही नहीं गया। क्यों नहीं रखा गया? ये सिचुएशन ही बहुत कठिन है। बीमा देखो, जब कभी भी किसी काम को लेकर किसी व्यक्ति के पास जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में उसकी इमेज पहले से क्रिएट होती है कि काम इसी से कराना है। वो किसी के पास तुमको भेजे, भले ही इनसे ज्यादा अनुभवी वो हो, जाते हुए तुम्हारे पैर लड़खड़ाएंगे कि तुम्हारा मन नहीं करेगा कि मैं जाऊं उसके पास। तो यही बात तो यहां पर भी आएगी। मान लो एलआईसी के पास आया था कोई, एलआईसी कहे आईसीआईसीआई को बुलाते हैं, उसके साथ बीमा मिलके करते हैं, तो रखो तुम बैठो अपना, हम जा रहे भैया, उसी के पास ना चले जाएंगे हम। समझ रहे हो ना? इस वजह से इसको हटा दिया गया, है ही नहीं। हमको कहां जाना है? डायरेक्ट इंश्योरेंस पढ़ना है, री इंश्योरेंस पढ़ना है। डायरेक्ट में कोई लफड़ा नहीं है, री इंश्योरेंस में बहुत तगड़ा लफड़ा है। क्या लफड़ा है ये नहीं समझ पाया सर। देखो बच्चा, जब 100 करोड़ का बीमा लिया था, किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने लिया था 100 करोड़ का बीमा। तो इसने क्या किया था? बीमा लेने का मतलब है कि बच्चा यहां पर प्रीमियम रिसीव्ड करी थी। क्या करी थी?
प्रीमियम रिसीव करी थी। अब जब ये इसमें से 100 करोड़ में से 50 करोड़ का बीमा कराने जा रही है एलआईसी से, तो यहां जो प्रीमियम इसने प्राप्त करी थी, यहां जो प्रीमियम इसने प्राप्त करी थी 100 करोड़ रुपए की, इसी में से इसको क्या करना होगा, री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड छोड़नी पड़ेगी प्रीमियम। मान लो 10 लाख रुपए इसने प्रीमियम लिया था, तो 5 लाख रुपए अब एलआईसी को देना पड़ेगा। तो रिवेन्यू मेरा क्या 5 लाख 10 लाख का रह जाएगा? नहीं, 5 लाख का घट जाएगा। तो री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड अकाउंटिंग के संदर्भ में बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, एलआईसी जो ये 50 करोड़ का बीमा इनसे ले रही है, तो वो क्या कहेगी, वो कहेगी री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। ओके, बात क्लियर? तो देखो, ये री इंश्योरेंस सीड कर रही है, री इंश्योरेंस एक्सेप्ट कर रही है। जब मैं आपको प्रीमियम पढ़ाऊंगा वहां पर इन बातों को बताऊंगा, ध्यान रखना इन बातों को, भूल मत जाना। तो ये री इंश्योरेंस का बिजनेस हो जाता है। इनकी अकाउंटिंग में बहुत दिक्कत है। देखो, आपको हमेशा परेशान करेगा कौन? री इंश्योरेंस। क्योंकि री इंश्योरेंस प्रीमियम में भी आएगा, क्लेम में भी आएगा, कमीशन में भी आएगा। क्लेम में कैसे आएगा सर? प्रीमियम में तो समझ गए, क्लेम में कैसे आएगा? आईसीआईसीआई बैंक ने अपना 50 करोड़ का बीमा सौंप दिया किसको? एलआईसी को। मान लो संबंधित व्यक्ति या वस्तु दुर्घटनाग्रस्त हो गई, क्लेम देना है, तो क्या पूरा आईसीआईसीआई बैंक दे देगा? नहीं, किससे लेगा? एलआईसी से रिकवर करेगा, है कि नहीं? तो क्लेम्स ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, क्लेम्स ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। अगर बच्चा ये प्रीमियम एक्सेप्ट किए हैं तो क्लेम भी एक्सेप्ट करेंगे, इसने प्रीमियम छोड़ी है तो क्लेम भी रिकवरी कर लेगी। तो वहां पर भी देखो क्लेम में भी आएगा। साथ ही साथ मान लो इसको 100 करोड़ पर प्रीमियम मिली थी आईसीआईसीआई बैंक को, तो पूरा कमीशन इसने दिया होगा अपने एजेंटों को, या मैनेजर साहब ने किया तो उनको गया होगा। जब ये अपना 50 करोड़ का बीमा एलआईसी को देगी तो इनसे कमीशन ले लेगी इस वाला कि नहीं? जब बीमा हमने किया, काम पूरा हमने किया, और अब आपको हम बीमा दे रहे हैं, तो जो आपको बीमा देता आप उसको कमीशन देते हो, तो कमीशन हमको हमारा दो। तो कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। फिर से यही बात आएगी। बात समझ में आ रही है ना? हाँ जी सर, समझ में आ रही है। तो आपको परेशान करेगा री इंश्योरेंस, प्रीमियम में भी आता है, क्लेम में भी आता है और कमीशन में भी आता है। समझना जिम्मेदारी आपकी और समझाना जिम्मेदारी हमारी। मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन तो पूर्ण रूप से कर रहा हूं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन आपको ये कितना समझ में आ रहा है ये मैं नहीं जान सकता जब तक आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक ना आए। इसलिए यदि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों ही प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो इस समय इंश्योरेंस कंपनीज को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और वहां देखेंगे रेवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड वो 4 शेड्यूल कैसे तैयार किए जाते हैं। एक बार देख लोगे, जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है आपसे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।